वेलकम बैक फ्रेंड्स। छोटा सा लेक्चर होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हम कवर कर चुके हैं। यहां पर दो कंसेप्ट मुझे कवर करने हैं। एक, अगर व्यक्ति जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके लिए क्या कंसेप्ट रहेगा। देखिए, प्रोसीजर मोर और लेस वही होता है जो मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मगर इनके लिए रूल अलग से दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए अलग से यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ टीसीएस। देखिए होता क्या है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो प्रोसीजर हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बट फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो अब उसको एज अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर 52 रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नाउ द डिफरेंस इज, जब फ्लिपकार्ट एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो है बेंगलुरु में, ठीक है, या अगर उसने 2-3 स्टेट में जहां से करता है वहां पर है रजिस्ट्रेशन कराएगा। बट जब बात होती है टीसीएस की, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो बच्चे यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट किससे करता है? वो उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है जो उसके प्लेटफॉर्म पर सामान सेल करते हैं। तो जिस जिस स्टेट में सप्लायर होगा जो फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड है, हर स्टेट में फ्लिपकार्ट को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका मतलब उसे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है हमारे पास रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। Any person required to deduct tax under section 51 or person required to collect tax at source under section 52 shall electronically submit an application duly signed in form number GST-REG 07। याद रखिएगा, इससे पहले जो हम फॉर्म बात कर रहे थे वो जो था वो फॉर्म था 01, यहां पर है 07। ठीक है, a person applying for registration to collect tax in accordance with the provision of section 52 in a state or a union territory where he does not have a physical presence shall mention the name of the state or union territory in part A of the application in form GST 07 and mention the name of state or union territory in part B thereof in which the principal place of business is located which may be different from the state or union territory mentioned in part A। देखो समझो, एक व्यक्ति है, एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है, मैं दिल्ली से ऑपरेट करता हूं, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है, मैं यहीं से करता हूं, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है दिल्ली, मैंने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करा लिया। कुछ समय बाद मैंने अपने पोर्टल पर दूसरे सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करना शुरू किया। मैंने दूसरे टीचर्स को कहा, सर आप अपनी क्लासेस मेरे पोर्टल पर लिस्ट कीजिए, अगर कोई ऑर्डर आता है तो वो डायरेक्टली आपके पास जाएगा और आप उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। मैं एज अ एग्रीगेटर काम करने लगा। एग्रीगेटर मतलब मैं यहां से स्टूडेंट और टीचर को मिलवाऊंगा, भाई टीचर से अपनी कमीशन ले लूंगा, मेरा काम खत्म एज एन एग्रीगेटर। अब मैंने पहले तो रजिस्ट्रेशन कराया था एज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर, बट जब मैंने एज अ एग्रीगेटर काम करना शुरू किया तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि जब मैं इस टीचर की इस पर्टिकुलर फैकल्टी के प्रोडक्ट को, क्लास को सेल करूंगा तो जो भी सेल का अमाउंट आएगा उस पर मुझे टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरे साथ जो टीचर जुड़े हुए हैं कुछ दिल्ली के भी जुड़े हुए हैं, भाई दिल्ली में तो मैं रजिस्टर्ड हूं, कोई बात नहीं। मेरे साथ जो टीचर जुड़े हैं वो यूपी से भी जुड़ गए, कुछ टीचर मेरे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए। मेरे पास मान लीजिए दिल्ली के अलावा मेरे पास यूपी से टीचर जुड़ गए, मेरे साथ महाराष्ट्र से टीचर जुड़ गए, मेरे साथ वेस्ट बंगाल से टीचर जुड़ गए, ठीक है, मेरे साथ साउथ इंडिया के फॉर एग्जांपल तमिलनाडु से, चेन्नई से टीचर जुड़ गए। तो अब मैं यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, इन 4 स्टेट में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। बट जो मेरे पोर्टल के थ्रू टीचर सेल कर रहे हैं वो इन 4 स्टेट में है, तो मुझे इन 4 स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब मुझे वो चारों स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है, मैं जब यूपी के लिए अप्लाई करूंगा तो वहां पर मैं ये बताऊंगा कि मैं अप्लाई यूपी में कर रहा हूं, हाँ मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, वो दिल्ली में, बट यहां पर मैं अप्लाई कर, देखो ये है जीएसटी 07, GST-REG 07। तो इसका जो कंसेप्ट होगा ना, जो फॉर्म का रूपरेखा होगी वो बिल्कुल अलग होगी जो नॉर्मल सिचुएशन में होती है। जब मैं वेस्ट बंगाल का करूंगा तो मैं बताऊंगा कि भाई मैं वेस्ट बंगाल में अप्लाई कर रहा हूं मगर मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस तो दिल्ली में है। तो यहां पर सिचुएशन क्या होती है, फ्लिपकार्ट के पास जितने भी सप्लायर लिस्टेड हैं
ठीक है, जिनका टैक्स फ्लिपकार्ट को कलेक्ट करना है तो भाई उस फ्लिपकार्ट को हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा, इवन इफ ही फ्लिपकार्ट इज नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन दैट स्टेट। तो ये डिफरेंस होता है, बड़ा खतरनाक प्रोविजन है ये वाला। ठीक है, द प्रॉपर ऑफिसर में ग्रांट रजिस्ट्रेशन आफ्टर ड्यू। बेटा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 06 से होता है, ये याद रखिएगा, ये सबके लिए 06 में होता है। ठीक है, whereupon inquiry or pursuant of any other proceeding under the Act, proper officer is satisfied that a person to whom certificate of registration in Form 06 has been issued is no longer liable to deduct tax at source or collect tax at source under Section 52, the said officer may cancel the registration issued under Subrule 2 and such cancellation shall be communicated to the said person in Form number 8। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ठीक है, सेम है। इसमें एक नई चीज यही निकल कर आई है जो 07 है, या टीसीएस के केस में हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है जहां पर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का सप्लायर होता है। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म तो सेम है। एक ये पढ़िए, ये है बेटा OIDAR सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के बाहर है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और वो इंडिया में दे रहा है किस व्यक्ति को, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो उसके लिए क्या सिचुएशन है, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू ए पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और ट्रैवल सर्विसेज फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तब उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसका प्रोसेस क्या है, इसे जो रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा अप्लाई करना होगा वो करना होगा, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म नंबर होता है ये है 10, एंड free any person supplying the online information and database access or travel services from a place outside India to a non-taxable online recipient shall electronically, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो वहां रिवर्स चार्ज लग जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ड्यूली साइंड वेरीफाइड इन फॉर्म नंबर 10, ध्यान रहेगा। The applicant shall be granted registration in form number, बेटा इसको तो फिक्स कर लो, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो 06 है सभी सिचुएशन में। ठीक है, बस ये करना था। नॉन रेजिडेंट वाला आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ठीक है, हाँ, नॉन रेजिडेंट और टैक्सेबल पर्सन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है GST 11। तो NRTP NCTP के लिए एप्लीकेशन 11 में जाएगी, OIDR सर्विसेज के लिए 10 में जाएगी, TDS TCS के रजिस्ट्रेशन के केस में 7 में जाएगी, बाकी जो केसेस होते हैं उसमें फॉर्म 1 होता है। अच्छा, एक और पॉइंट है जो आपको पढ़ाना है। नाउ दिस इज द लास्ट वन। एक और था कोई, नहीं, दिस इज लास्ट वन। ठीक है, MCQ के चांसेस थोड़े कम ही हैं क्योंकि इसमें कोई एडिशनल डेज वगैरह के नहीं है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन टू डिस्प्ले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन प्रोमिनेंट लोकेशन एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिस्प्ले हिज गुड्स एंड GST आइडेंटिफिकेशन नंबर on the name board exhibited at the entry of his principal place of business and every additional place of business। जो GST सर्टिफिकेट होता है, मान लीजिए तो जो प्रेमाइसिस है, मान लीजिए मैं कहता हूं भाई विवेक गोयल क्लासेस रजिस्टर्ड है, तो जहां पर विवेक गोयल क्लासेस का ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर GST सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो हमें वहां पर शो करनी पड़ेगी, और जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है विवेक गोयल क्लासेस का वहां पर मुझे जो GSTN है अपना वो लिखकर दिखाना पड़ेगा, वो जरूरी होता है। ठीक है जी, चलिए, पेनल्टीज वगैरह होती है बट वो हमारे कवरेज में यहाँ पर कवर में नहीं है। ठीक है, उसको प्रोफेशनल के लिए छोड़ देते हैं। तो ये 3 टॉपिक थे जो मुझे यहाँ से कराने थे। क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स बेटा कहाँ बन सकता है, इसके ऊपर और सिर्फ एक इसके ऊपर। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई जरूरी होती है, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पढ़ लीजिएगा, बट थोड़ी सी मिस्टेक है उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ पार्ट में उन्होंने अमेंडमेंट की है, कुछ पार्ट में अमेंडमेंट नहीं की है, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, बट आई एश्योर यू जितना आपने किया है, ठीक है, जितना मैंने क्लास में कराया है, MCQ उसके बाहर से आने के चांसेस नहीं है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक की तरफ रुख करेंगे। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।